नमस्ते। इस वक़्त जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो मिडल ईस्ट में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। अमेरिका और उसके कई चाहने वाले इज़राइल को इस तरीके से आगे बढ़ाते गए कि वो लंबे समय तक फ़िलिस्तीन और गाज़ा पर हमला करता रहा। बहुत हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते रहे। फिर ईरान ने उस पर हमला कर दिया इज़राइल पर। और अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें और बढ़ती जाएँगी जो मानवता के लिए ठीक नहीं है। युद्ध इंसानियत के खिलाफ होता है। लेकिन एक युद्ध होता है जो दिखता नहीं है। कोई मिसाइल मारे, कोई इंसानों को मारे, लाशें बिछ जाएँ, कोई अपनी ताकत से दुनिया चलाने की कोशिश करे कि नहीं जैसे हम चाहते हैं वो दुनिया चले, वो दिखता है। लेकिन एक विनाश होता है जो दिखता नहीं है, वो भीतर-भीतर से सभ्यता को, मनुष्यता को मारता है। मौजूदा वक़्त में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था से लेकर के नफ़रत का एक युद्ध चल रहा है। बाँटने का, तोड़ने का, आपस में लड़ाने का। और जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव से जोड़कर राहुल गांधी के उस बयान पर, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब कभी आरएसएस के लोगों को देखता हूं तो वो कैसे मुंह बना के रहते हैं और कैसे उन्होंने नीतियों के साथ-साथ विचारधारा की इस लड़ाई को बिल्कुल क्लियर पहचान करके उसको एक सामने के युद्ध में तब्दील किया है। बात आरएसएस की करें तो एक ऐसा संगठन जो इस देश में गैर राजनीतिक होने का दावा करता है, लेकिन वह सबसे बड़ी राजनीति कर रहा होता है। कभी वो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको बनवाता है, तो कभी कोई जिन्ना की मजार पर जाकर तारीफ कर दे तो उसकी राजनीति को खत्म कर देता है। कभी कहता है कि 75 साल का नियम अब आपके ऊपर भी लागू होगा, तो कभी कहता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हमारी पसंद का बनेगा और भीतर-भीतर वो पूरी राजनीति को कंट्रोल करता है। सामाजिक मुद्दों पर जब आरएसएस बोलता है या उसके प्रमुख बोलते हैं, तो सामने से दबाव में ये दिखावा तो ज़रूर कहते हैं कि वो आरक्षण के समर्थक हैं, संविधान को मानने वाले हैं, मानवता के प्रेमी हैं, लेकिन उनकी नीतियाँ, उनके विचार और उनकी गतिविधियाँ खाई को बढ़ाने का काम करती हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करती हैं और सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान के खिलाफ विचार को स्थापित करती हैं। आरएसएस का मूल विचार यह है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत रहे, सम्मान रहे, सत्ता रहे और बाकी लोग उस तरह से बने रहें कि उस ताकत को बनाए रखने के टूल बने रहें। इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ नेताओं को चिन्हित किया जाएगा जो दक्षिणपंथी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़े रहे, तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ खड़े रहे। उनमें सबसे पहला नाम अगर आएगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर लोहिया का और ऐसे तमाम लोगों का नाम आएगा। पिछले 3-4 दशक की राजनीति को अगर भारत में देखें तो दक्षिणपंथी राजनीति की आरएसएस वाली विचार की चुनौती के सामने अगर कोई ताकत बनकर के खड़े रहने वाले लोग रहे, तो वो मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे, वो मौजूदा लालू प्रसाद यादव रहे, जिन लोगों ने कभी समझौता नहीं किया आरएसएस के विचार से, आरएसएस की दक्षिणपंथी राजनीति से, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको जब याद किया जाता है तो कैसे याद किया जाता है कि आरएसएस कितना बड़ा खतरा है ये वो पहचानते थे। लालू प्रसाद यादव इस खतरे को पहचानते थे और हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे। आज की तारीख में देखें तो 3 नौजवान नेताओं का मैं नाम एक साथ लेना चाहता हूं, खासकर उत्तर भारत में इनका प्रभाव है, जो आरएसएस के विचार को देखते, समझते और पहचानते हैं। और तीनों नेता बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव
और कांग्रेस के बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इन तीनों में जो एक बात कॉमन लगती है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो देश की राजनीति पर इस वक्त गहरा असर डाल रही है, कि तीनों बीजेपी और आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे, बांटने के एजेंडे, नफरत के एजेंडे को पहचानते हैं। तेजस्वी, अखिलेश और राहुल की तिकड़ी सीधे अगर किसी से मुठभेड़ कर रही है तो वो आरएसएस से कर रही है। मेरे कार्यक्रम में अखिलेश यादव जब आए तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कैसे एक आरएसएस का विचार के लोगों का संस्थानों पर कब्जा हो गया है, अपने विचार के लोग अपने लोगों को रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ये बात कहते रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति कैसे इस देश के खिलाफ है, और मौजूदा वक्त में कांग्रेस का अतीत चाहे जो रहा हो, वर्तमान में उनके भीतर जो झगड़े हो रहे, लेकिन राहुल गांधी आरएसएस की इस राजनीति को पहचान कर उसे सीधे निशाने पर रखे हुए हैं। अब उदाहरण ले लेता हूं, संदर्भ ले लेता हूं हरियाणा चुनाव से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है, होने को तो वो जम्मू और कश्मीर में भी हो रहा है, होने वाला है महाराष्ट्र, झारखंड, फिर कुछ दिनों बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी। इन राज्यों के चुनाव में चुनाव प्रचार बहुत तेज हो रहा है। अभी पिछले दिनों अमित शाह गए तो वो गिनाने लगते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाने लगते हैं कि हमने मंडल कमीशन लागू करवाया। वो ये नहीं बताते कि मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन लेकर, मंडल के विरोध में मंदिर का आंदोलन लेकर यही नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दक्षिणपंथी आरएसएस के विचार को लेकर देश में पिछले 3 दशक की राजनीति को प्रभावित करने वाले चेहरे बन गए। लेकिन उन्हें वोट लेने के लिए मंडल याद आता है हरियाणा के चुनाव में, और वहां जाकर के वो वही सारे वादे करते हैं। जैसे एक वायरल हो गया अमित शाह का वीडियो कि वो जब जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे थे तो कह रहे थे ईद और रमजान के वक्त 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अब उसे अगर कोई यही बात राहुल गांधी कह देते, अखिलेश यादव कह देते, तेजस्वी कह देते, तो सांप्रदायिक राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति हो जाती। इन सारी पृष्ठभूमियों में राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में बहुत सलीके से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सीधे अटैक किया। और वो अटैक ये था कि मैं जब कहीं जाता हूं तो कुछ लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, खुश दिखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिखते हैं, और उसे वो कह रहे हैं कि वो हमारे लोग हैं। और कुछ लोग हमेशा उदास, मतलब अजीब सा मुंह बनाए हुए वो उसको एक्ट करके राहुल गांधी दिखाते हैं कि वो ऐसे मुंह बना के देखते हैं। मैं पहचान जाता हूं कि आरएसएस के लोग हैं। इसके आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही, और वो दूर की राजनीति को एक सेटअप कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग घुस गए। और ये बात राहुल गांधी ने कहा कि हमारे भी कुछ लोग उधर चले गए और उधर के कुछ लोग इधर आए, तो हम चाहते हैं कि इधर वाले उधर ही चले जाएं, अपनी ही पार्टी में रहें, और हमारे वाले जो उधर चले गए, वो नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल रहे हों, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हों, उन लोगों का कोई भी रूप हो, वो उदास बैठे हुए हैं, वो मन की बात कह भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, दिल की बात कर नहीं पाते, क्योंकि वहां जो उधर से आदेश हो गया वही करेंगे। अखिलेश यादव से पिछले राज्यसभा की वोटिंग के दौरान जब ये पूछा गया कि आपके बड़े चहेते लोग अंतिम वक्त में आपको दगा दे करके चले गए, बीजेपी के साथ खड़े हो गए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि और भी जो बचे हों वो भी चले जाएं, जो समाजवादी ख्याल से होगा, जो पीडीए की बात करेगा वही बचे, हम ईमानदारी से उसी के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी ने यही बात अपने यहां लोगों को इस चुनावी भाषण में इशारे में कही कि ये जो आरएसएस है ये इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। जहां से मैंने बात शुरू की थी वो बात यही है कि कैसे बिहार से लेकर के उत्तर भारत में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अगर कोई बना तो वो आरएसएस बना। आरएसएस के मोहन भागवत का बयान कभी आता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि वो जातिगत आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, कभी कोई टिप्पणी, कभी कोई टिप्पणी। और उनके मूल में, उनके महत्वपूर्ण ख्याल में
हमेशा संवैधानिक मूल्यों के परे जाने की बात दिखती है। फिर जब वो घिर जाते हैं तो सफाई देते हैं कि नहीं, संविधान से देश चलेगा, आरक्षण रहना चाहिए। लेकिन असल में आज जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है वह एक वैचारिक लड़ाई है। जैसे मैं एक चीज और जोड़ दूं, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने की नोटिस आई है कि 50 से कम विद्यार्थी जिन स्कूलों में हैं उन स्कूलों को, सरकारी प्राइमरी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, या दूसरे किसी पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। ये नई शिक्षा नीति है। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा पुराना भाषण एक वायरल हो रहा था, और वो वायरल भाषण में कहते हैं कि एक देश है जो अपने यहाँ जीडीपी का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। हमारे यहाँ 7% खर्च करने का सपना देखा गया, हम 4% खर्च कर पाते हैं। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब ये भाषण दे रहे थे। और जब नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो शिक्षा का बजट 4 साढ़े 4% 2014 में था, और 2024 में शिक्षा का बजट 2.5% हो गया। और दूसरी तरफ हजारों स्कूल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो शिक्षा कमजोर हो जाए, गरीब के हाथ से दूर हो जाए, वंचित शोषित के हाथ से दूर हो जाए, और बेरोजगारों की भीड़ बढ़ जाए। राहुल गांधी इसलिए, ये जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, इसने 2024 में शिक्षा और रोजगार को प्राइमरी इशू बनाया, संविधान को बचाने के साथ नौजवान और किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। आज देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए ऐसी नीतियां फिर से बनाए जा रहे हैं जिससे कि शिक्षा गरीब कमजोर के हाथ से फिर से दूर होती दिख रही है। और हरियाणा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया बेरोजगारी, नौजवान, किसान, और ये भ्रष्टाचार झूठ का पूरा सिलसिला। और आज की तारीख में अगर बीजेपी हरियाणा हारती है, जिसके आसार ज्यादा दिख रहे हैं, बीजेपी अगर हरियाणा हारती है, बीजेपी अगर हरियाणा में चुनाव कमजोर होती है, हारती है, जम्मू कश्मीर में भी मामला कांटे का है। वहां सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का धड़ा है वो मजबूत होगा। इन दो राज्यों में अगर बीजेपी की पकड़ ढीली होती है तो क्या प्रधानमंत्री की विदाई होनी है? इसलिए नीतीश कुमार वहां नाराज दिख रहे हैं। बिहार में जेपी नड्डा बार बार रैली करने जा रहे हैं। अपनी बी टीम जन स्वराज को वहां पर आज पार्टी लॉन्च करने के लिए दे दिया गया, और नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि हरियाणा चुनाव में वो किसी तरह जीत जाएं, क्योंकि अगर हरियाणा हाथ से निकला तो इसका असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा। इन सारे प्रकरणों के बीच जो फंसता है मामला, वो कैसे फंसता है, आप इसको विचार करिए। उत्तर प्रदेश में मोईद खान के ऊपर का आरोप लगा कि उसने बलात्कार किया। हालांकि वो बरी नहीं हुआ, लेकिन डीएनए टेस्ट में पता चला कि उसका डीएनए लड़की से मैच नहीं करता, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान आरोपी होने के नाते उसको सदन में बोला। और हमेशा हिंदू मुसलमान की बाइनरी में बीजेपी पूरे देश की राजनीति को आरएसएस के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर करती है। तिरुपति बालाजी के केस को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्यमंत्री को डांट फटकार लगी कि आपने ऐसा बयान दिया, इसमें तो कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा, लेकिन हिंदू मुसलमान बनाना था। तो क्या हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र तक होने वाले चुनाव, उसके बाद बिहार, दिल्ली और ये सिलसिलेवार जो चुनाव होंगे, क्या बीजेपी आरएसएस मिल करके उसे फिर से हिंदू मुसलमान की नफरत और बांटने की राजनीति की दिशा में ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? या राहुल गांधी का ये इशारा कि आरएसएस से असली लड़ाई है, और एक तालमेल जो बना है इंडिया अलायंस का, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल का, इस तालमेल के जरिए संविधान का जो नैरेटिव बन गया है, उस संविधान के नैरेटिव से नौजवान, किसान और देश के संविधान को मानने वाले लोग एकजुट हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी बुरी तरह से अगले कुछ चुनाव हारने जा रही है? और अगर बीजेपी कुछ चुनाव हारती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे? पूरी निगाह इस पूरे प्रकरण पर बनी हुई है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई आरएसएस की विचारधारा इस देश पर एक चुनौती की तरह बनी हुई है, जिसे राहुल गांधी पहचान रहे हैं, जिसे अखिलेश यादव पहचान रहे हैं, और बाकी इंडिया गठबंधन के नेता पहचान रहे हैं?
और अगर ये लड़ाई इस दिशा में आगे बढ़ती है तो आरएसएस क्या अपनी पकड़ को बीजेपी के ऊपर और मजबूत करके ये कोशिश करना चाहेगा कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसके मनपसंद बने। तो क्या भीतर के झगड़े बढ़ेंगे नहीं? और अगर बढ़ेंगे तो क्या दिल्ली की कुर्सी पर उसका असर नहीं देखने को मिलेगा? मेरा मानना है कि उसका असर देखने को मिलने वाला है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा अपने किसी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।